नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। सजीव फोन इन प्रोग्राम है, यानी कि सबसे पहले मुझे आपको ये बताना होगा कि आप 12 बजे से 1 बजे तक हमें फ़ोन कर सकेंगे। जो विशेषज्ञ होंगे, जो अतिथि होंगे, आज के विशेष अतिथि होंगे, आप उनसे सवाल रख पाएंगे विषय से जुड़े हुए। तो 0755 266 0049 ये लैंडलाइन नंबर है और इसके अलावा निःशुल्क सेवा का इस्तेमाल कीजिएगा 1800-233-0040। लास्ट वीक यानी अंतिम सप्ताह मैंने आपको एक महत्वपूर्ण मेल आईडी भी बताया था। आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं? नमस्कार एमपी दरअसल सोमवार से लेकर शनिवार तक 12 से 1 बजे तक लगातार ये सजीव फोन इन प्रोग्राम होता है और आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। तो अपनी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए या अपने पसंदीदा विषय को भेजने के लिए हमारे मेल आईडी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो DDO/DDK/BPL@प्रसार भारती और .gov.in। एक बार फिर से रिपीट करूंगी, नोट डाउन कीजिएगा। DDO/DDK/BPL@प्रसार भारती.gov.in। इस पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेज पाएंगे। अब बता देती हूँ, क्योंकि सावन का समय चल रहा है और आपको पता है इस बार जो सावन के सोमवार हैं वो ज़्यादा होने वाले हैं। यानी कि अगर हम आमतौर पर देखें तो 4 सोमवार मनाए जाते हैं, लेकिन इस बार ये संख्या ज़्यादा है। यानी भोलेनाथ जी की मेहरबानी कुछ ज़्यादा ही रहेगी। इतनी ज़्यादा है कि बारिश की जो स्थिति है वो भयावह होती चली जा रही है। यानी कि अगर हम ये देखें कि बाढ़ की स्थिति से किस तरह की अन्य राज्यों में भी स्थितियां बन रही हैं, तो शायद हम दहल जाएंगे। अभी हाल ही में कुछ वीडियोस वायरल हुए थे, कुछ घटनाओं का जिक्र हुआ था जिसमें बारिश का मज़ा लेने के लिए तो जाते हैं लोग, मज़ा भी उठाते हैं, लेकिन कई बार दुर्घटनाओं का शिकार भी हो जाते हैं। हमने एक वीडियो जो वायरल हुआ था वो भी एक दरअसल वो संदेश भी देता है और इस तरह से अगर हम देखें कि एक सावधानी भी देता है। बारिश का लुत्फ़ ज़रूर उठाइए, लेकिन थोड़ा सा सावधानी के साथ। केवल सेल्फी लेने के चक्कर में दुर्घटनाओं का शिकार ना हो जाए। बारिश बहुत ही खूबसूरत मौसम है, ये बहुत ही मन को सुकून देता है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियों की जड़ भी बन जाता है। जब हम सुरक्षा की बात कर ही रहे हैं तो आपको ये बताना भी ज़रूरी समझती हूँ कि हम सड़क सुरक्षा माह मना रहे हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे 2 माह ये सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। यानी 7 जुलाई 2023 से शुरुआत हुई इस अभियान की और 7 सितंबर 2023 तक ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति आम जन को जागरूक रखने के लिए प्रदेश भर में 2 महीने तक लगातार इस विशेष अभियान को चलाया जाएगा। यातायात नियमों के प्रति सभी जागरूक रहें, इस बात को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। सावधान रहना ज़रूरी है, सतर्क रहना ज़रूरी है। अगर 2 पहिया वाहन से आप चल रहे हैं तो हेलमेट पहनना बेहद ज़रूरी है और अगर 4 पहिया वाहन से चल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा कर चलें। आप ट्रैफिक यानी पुलिस व्यवस्था का, आप इस व्यवस्था को सपोर्ट करें, सहयोग करें और ये सहयोग हमारा इस रूप में होगा कि हमें 2 पहिया वाहन में हेलमेट लगाकर चलना होगा और 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाकर चलना होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं खुद महसूस करती इस बात को कि अगर आप वाहन चलाते हैं तो मोबाइल चलाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कितनी भी इम्पॉर्टेंट बात क्यों ना करनी हो। बहुत ज़रूरी बात करनी है तो अपने वाहन को पहले सड़क किनारे लगा लीजिए, फिर अपनी बातचीत को जारी रखिए और उसके बाद ही आगे की यात्रा को तय कीजिए। ये आपसे मेरी एक विनम्र निवेदन दूरदर्शन परिवार आपसे करता है। और इसी के साथ अब हमारी परंपरा ये कह रही है कि मैं जल्दी से आपको आज की तिथि, विचार और इतिहास भी बताती चलूं। तो शुरुआत करते हैं आज की तिथि के साथ। आज की तिथि कह रही है विक्रम संवत 2080, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि 18 जुलाई 2023 और दिन है मंगलवार। और इसी के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही कामना करूंगी। आज का दिन जिन लोगों के लिए खास है वो स्वस्थ रहें, खुश रहें, लंबी आयु प्राप्त करें। और इसी के साथ अब बता देती हूं आज का सुविचार। तो आज का विचार जो कह रहा है, आप स्क्रीन पे देखिए कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं।
और ये बात कही थी आज ही के दिन जिनका जन्म हुआ था। मैं नेल्सन मंडेला जी की बात करें, उन्होंने बहुत खूबसूरत विचार रखे थे। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति की मैं बात कर रही हूँ, स्वर्गीय नेल्सन मंडेला, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था और विचार उनसे जुड़ा हुआ था। और इसी के साथ इतिहास के पन्नों में आज की तारीख किन मायनों में दर्ज है, आइए ये भी चलते चलते आपको बताते हैं। शुरुआत कर देते हैं हम 1743 की। साप्ताहिक अखबार न्यूयॉर्क में दुनिया में पहली बार आधे पृष्ठ का विज्ञापन प्रकाशित हुआ। हम तस्वीर आपको बता ही रहे हैं। 1781 की भी बात करेंगे। ब्रिटेन के विख्यात खगोल शास्त्री विलियम हर्शल ने आकाशगंगा की वास्तविकता का पता लगाया। तस्वीर आप देख ही रहे हैं। बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की भी बात करेंगे, 1857 आज ही का दिन। और इसी के साथ 1872 ब्रिटेन में चुनाव में गुप्त मतदान अधिनियम आया और इससे पहले मतदान खुले तौर पर ही किए जाते थे। 1955 की बात करेंगे। परमाणु ऊर्जा से उत्पादित बिजली को व्यावसायिक रूप से पहली बार बेचा गया था। 1980 पूर्ण रूप से भारत में निर्मित उपग्रह रोहिणी 1 पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। चलते चलते 1927 की भी बात करेंगे। गजल सम्राट मेहदी हसन साहब का आज ही के दिन जन्मदिन हुआ था। लेकिन ये बताना भी ज़रूरी है, 2012 का हम जिक्र करेंगे। आज ही के दिन ने एक मशहूर शख्सियत को खो दिया था, लेकिन कुछ लोग जाने के बाद भी अपनी यादों को हमारे जहन में ताज़ा रखे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजेश खन्ना साहब की, जिन्हें हम सभी काका के नाम से बुलाते थे। और ये था इतिहास। अब मैं आपको बताऊंगी अगर आज के विषय के बारे में, लेकिन उसके पहले मैं अगर ले चलूं आपको, आज का दिन बेहद खास है। सोमवार, सावन सोमवार चल रहा है और इसी से जुड़े हुए एक मंदिर की तरफ आपका रुख करते हैं। मंगलनाथ की तरफ मैं आपको पहले लिए चलती हूँ। चलिए। पौराणिक मान्यता है कि उज्जैन मंगल ग्रह की जन्मभूमि है। ऐसा भी माना जाता है कि मंगलनाथ के ठीक शीर्ष के ऊपर ही आकाश में मंगल ग्रह स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित इस मंदिर को देश का नाभि स्थल भी कहा जाता है। ये महादेव 84 महादेव में 43वें महादेव हैं। मंगलेश्वर का भव्य मंदिर क्षिप्रा तट पर स्थित है। अंकपात के निकट क्षिप्रा तट के एक टीले पर मंगलनाथ का मंदिर है। मंगल को भगवान शिव और पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। इसी कारण इस मंदिर में मंगल की उपासना शिव रूप में भी की जाती है। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार मंगल ग्रह की उत्पत्ति यहीं से हुई है। संभवतः प्राचीन काल में मंगल ग्रह यहां से निकट से देखा जाता था। ज्योतिष अध्ययन के लिए भी यह स्थान उपयुक्त माना गया है। मान्यता ये भी है कि मंगल ग्रह की शांति के लिए इस संसार में मंगलनाथ मंदिर से बढ़कर कोई दूसरा स्थान नहीं है। देश में मंगल देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन में इनका जन्म स्थान होने के कारण यहाँ की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। मंगलनाथ मंदिर की जन्म कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में मिलता है। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य ने भगवान शिव से वरदान पाया था कि उसके रक्त की बूंदों से नित नए दैत्य जन्म लेते रहेंगे। दैत्यों के अत्याचार से त्रस्त जनता ने मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। दैत्यों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए शिव और दैत्य अंधकासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में धरती पर गिरी शिव जी के पसीने की बूंदों से धरती 2 भागों में बंट गई। इससे मंगल ग्रह की उत्पत्ति होने का उल्लेख मिलता है। शिव के आक्रमण से जख्मी दैत्य का रक्त इस नए ग्रह में समा जाने से भूमि लाल रंग की हो गई। दैत्य का विनाश करने के बाद शिव ने इस नए ग्रह को ब्रह्मांड में फेंक दिया।
संसार भर से यहाँ लोग आते हैं। जिनके भूमि की कष्ट हो तो आते हैं, जिनको पुत्र नहीं होता तो यहाँ दर्शन करने आते हैं, जिनके विवाह में कष्ट होता है तो लोग यहाँ आते हैं और उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। और ये जो स्थान है, ये स्थान जो है रमणीय स्थान है, मंगल स्थान है। आज से बहुत पहले भी मंगल स्थान था, सिंधिया स्टेट के समय भी ये मंगल स्थान था और आज वर्तमान समय में लोकतंत्र है, इस समय भी इसका जो नव निर्माण किया गया है तब भी मंगल स्थान है। पूरे दुनिया भर के लोग आते हैं, संसार भर से आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। वैदिक कथाओं के अनुसार मंगल ग्रह शक्ति, वीरता और साहस का परिचायक है। मंगल धर्म का रक्षक भी माना जाता है। मंगल देवता की पूजा से मंगल ग्रह से शांति, कर्ज से मुक्ति और धन लाभ होता है। मंगल के रत्न रूप में मूंगा धारण किया जाता है। मंगल दक्षिण दिशा के संरक्षक माने जाते हैं। मंदिर में मंगलवार को दिन भर पूजन होती है। पुराणों में उज्जैन को मंगल की जननी कहा गया है। पूरे भारत से लोग यहाँ पर आकर मंगल देव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। कांति समप्रभम कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत कांति समप्रभम। इसमें उनकी संख्या बहुतायत होती है जिनकी कुंडली में मंगल दोष बताया जाता है। पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि मंगल ग्रह की पूजा के द्वारा मंगल देव को प्रसन्न कर मंगल द्वारा जनित विनाशकारी प्रभावों को शांत और नियंत्रित कर सकारात्मक प्रभावों में वृद्धि की जा सकती है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है, वे अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ करवाने पहुंचते हैं। यहाँ मंगलनाथ के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना था, क्योंकि मेरी शादी में भी कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो 2-4 पंडितों को हमने भी दिखाया था कुंडली दोष, तो उन्होंने कहा कि मंगलनाथ पे पूजा कराने से आपके काम जल्दी ही सिद्ध होंगे। तो हम उसी विषय में यहाँ पर आए, भी पूजा करवाई हम लोगों ने। हमने पंडित पे दिखाई थी, उन्होंने बताया कि इसके मंगल है, इसके मंगल शांति के लिए मंगलनाथ पे आप जाइए। तो मंगल की पूजा करने यहाँ आए उज्जैन। पहले भी आ चुके हैं हम। ये पूजा करने से हमें शांति मिलती है बच्चों के। मंगलनाथ की प्रतिष्ठा के कारण श्रद्धालुओं की यहाँ लगातार भीड़ बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि मंगलनाथ के मंदिर में पीछे स्थान पर उल्टे स्वास्तिक किसी मनोकामना पूर्ति के उद्देश्य हेतु बनाए जाते हैं, और जब श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वे पूरे भक्ति भाव से वापस आकर मंगलनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। प्राचीन समय से ये स्थान। और चलिए भोले बाबा के दर्शनों के बाद आते हैं विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले स्क्रीन पर हम डिस्प्ले कर ही रहे हैं फ़ोन नंबर 0755-266-0049 या निःशुल्क सेवा का इस्तेमाल कीजिएगा 1800-233-0040। ये टोल फ्री नंबर है, आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। भोपाल से बाहर से अगर फ़ोन करेंगे तो 0755 लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब विषय बता देती हूँ, प्रशासनिक सेवा और महिला चुनौती पर हम चर्चा करने वाले हैं, और एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी जो परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप चेहरा देखेंगे और आपकी ज़बान से आज तो मैम आई हैं, यानी कि सवाल तो बनते ही हैं। भले ही इन सवालों से इतर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसके आसपास भी हम घूम सकते हैं। तो चलिए हम स्वागत करते हैं अनुराधा शंकर मैम का, जो कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि हम सभी बहुत सारे लोग जो मैम को सुनते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं और उनके तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ़ है। मैं खासतौर से भोपाल वासियों की अगर बात करना चाहूँ तो बड़ी बेबाकी के साथ वो अपनी बात रखती हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के बीच पली बढ़ी, जी हाँ, ना जन कवि कहे जाते नागार्जुन साहब, और उनकी पोती हैं ये, लेकिन खुद अपनी पहचान को गढ़ने वाली अनुराधा शंकर, जिन्होंने कई पहल की हैं पुलिस विभाग में रहते हुए। स्वागत करती हूँ और देर ना करते हुए सवाल रखती। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद।
मैम बहुत बड़ा परिचय है, शस्त्र और शास्त्र से भी लेना देना है। तो अगर मैं साहित्य संस्कृति की बात करूं तो लेना देना है, समाज को दर्पण दिखाने का भी आपने काम किया। कई अलग अलग मायने में आपका नाम लिया जाता रहा है, मतलब ऐसा दौर भी आया कि कहीं कहीं आपकी नाराजगी खुलकर सामने आई, ऐसे सामने आई कि मध्य प्रदेश छोड़ने तक की बात करती है। तो शुरुआत तो मैं एक नॉर्मल सवाल से करूंगी, क्योंकि हमारा विषय कुछ ऐसा ही है, चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं। तो वाकई आपको लगता है कि चुनौतियां हैं या सिर्फ एक कहने के लिए विषय मात्र है? देखिए, चुनौती तो संसार में जीवन है तो चुनौती है। यहाँ आपके यहाँ पोस्टर लगा हुआ है, बाघ बेचारा, उसको चुनौती है। थोड़े दिन बाद जो है पानी कम हो जाएगा तो चुनौती होगी। लेकिन कुछ भी बात करने से पहले मैं एक छोटा सा सुधार करना चाहती हूँ कि बाबा नागार्जुन मेरे दादा नहीं है, मैं उनकी पोती नहीं हूँ। मेरी माँ के पिताजी के देहांत के बाद वो मेरी माँ के अभिभावक रहे। और माँ उनकी बेटी जैसी हैं, और इसलिए वो मेरे नाना हैं, ना कि मैं उनकी नातिन हूँ। जी हाँ, मैं उनकी नातिन हूँ और उन्हीं के छाँव में पली बड़ी हूँ, ये बात सही है। और उनके दिए संस्कार हम घर में सभी बच्चों को हैं। तो बस इतना सा सुधार करना चाहती हूँ। बिल्कुल मैम, अब दुरुस्त रहेगी ये जानकारी मेरी भी और उन लोगों की भी जो शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी जानकारियों से भटक जाते हैं। मेरी माँ बहुत छोटी थी जब मेरे नाना जी गुजर गए, तो उनके छोटे भाई समान बाबा नागार्जुन ने एक तरीके से जिम्मेदारी ले ली और अभिभावक का दायित्व निभाया। तो जो पालता वही पिता है। बिल्कुल सही तो बात है। इसीलिए और पालने वाला ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए मेरी माँ के लिए वो एक मतलब वो स्वयं के पिता से तो अनुराग है ही, लेकिन वो एक याद है। लेकिन बाबा एक अनुभव है माँ के लिए। तो वो कुछ यादें ऐसी भी हैं जो मैं आपसे सवाल के तौर पर रखती चली जाऊंगी उन यादों को जोड़ते हुए। लेकिन हमारे साथ कॉलर भी जुड़ना शुरू हो गए। मैंने कहा ही था दर्शकों को कि जैसे ही आप चेहरा स्क्रीन पर देखेंगे और बहुत सारे अलग अलग तरह के सवाल आएंगे हमारे सामने। हमारे साथ महेंद्र जी जुड़े हुए हैं, महेंद्र पटेल जी, और दमोह से वो हमारे साथ इस वक्त। बहुत बहुत स्वागत है। दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ जी, बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं डरती हैं, आज भी मतलब शिक्षित तो हो जाती हैं, लेकिन सरकारी सेवाओं में नहीं जाती हैं। कि जैसे घर का काम करना महिलाओं के लिए और भी काम है, और भी मतलब जिम्मेदारी होती है परिवार की, समाज की, तो इनका कैसे जो मुकाबला कर सके और अपने स्वयं सक्षम होकर अपने पांव पर खड़ा हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी। संक्षिप्त में सवाल रखना मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। समय की सीमा है। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। और मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं की जो शिक्षा दीक्षा है, चाहे पुरुषों की भी, हमारे यहाँ बड़ा दुर्भाग्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर वो नहीं है जो होना चाहिए। जो क्योंकि आप जानते हैं इस सच्चाई से मुंह क्या छिपाना कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल में मास्टर नहीं जाते हैं तो पूरा समय ध्यान नहीं देते, तो बच्चों को किसी को ध्यान नहीं देते। और महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए आज भी समाज में, संसार में कहीं भी, ग्रामीण क्षेत्र हो, शहर हो, महानगर हो, महिलाओं के लिए पारिवारिक दायित्व बहुत मूलभूत दायित्व है। और ऐसा समाज ही नहीं, खुद महिलाएं भी ऐसा समझती हैं कि मैं कितनी भी बड़ी अफसर हूँ और भले ही मेरे लिए मैं एक रसोइया भी रख लूँ खाना बनाने के लिए, इसके बावजूद मुझे घर पहुँचते ही अगर उथल पुथल दिखती है तो मैं कपड़े इधर उधर रखते तो मैं घड़ी करके रखने लग जाती हूँ, चीज़ें ठीक करने लग। हर महिला का ये होता है। एक इसको आप संस्कार कहिए, बनावट कहिए, पर ये एक होता है महिलाओं के अंदर। तो इसलिए एक दोहरा उनके सामने दायित्व तो रहता ही है। ग्रामीण क्षेत्र की चुनौती है, वो सिर्फ महिलाओं की नहीं है। वहाँ के लड़के भी अगर आप उनसे बात करेंगे जो तथाकथित डिग्रियां लेकर आते हैं, हम तो देखते हैं ना, आते हैं जब बच्चे, तो आप उनके पास डिग्री होती है मगर ज्ञान नहीं होता, जानकारी नहीं होती। तो जहाँ पर जिसको घर से बाहर जाकर खुलकर पढ़ने की अनुमति है उसकी स्थिति ये है, तो जिसको घर से बाहर जाकर खुलकर पढ़ने की अनुमति नहीं उसकी क्या स्थिति होगी। क्योंकि स्त्रियों के लिए अभी भी बहुत जगहों पर, गांव में स्कूल है तो चली जाएंगी, दूर है तो बहुत मुश्किल है, कोई भाई वगैरह साथ में जाएगा, चाचा जाएंगे तभी जा सकती है। सिर्फ लड़कियां या 5-6 सहेलियों का झुंड जाएगा तो जाएंगी। अकेले लड़के को आप पढ़ने को साइकिल देकर भेज देते हैं, अकेली लड़की को भेजते कहाँ है? क्योंकि हमने अपने परिवारों में, मेरा ये मानना है और ये मेरा अनुभव भी है, ये आप भी अगर गौर करेंगी तो देखेंगी कि हम बेटियों का लालन पालन बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। हम बेटियों को सभ्यता सिखाते हैं, शालीनता सिखाते हैं, हम बेटियों को सभ्य समाज में रहना सिखाते हैं।
हम उन्हें सुसंस्कृत करते हैं, पर बेटे को हम कैसे भी छोड़ देते हैं। हम बेटे के ऊपर मेहनत ही नहीं करते। हमारा बेटा भी अगर हमारी बेटी की तरह सभ्य और संस्कारी रहे, अगर हमारे बेटे को भी बचपन से ही हम सभ्यता के संस्कार दें, भाषा उसकी अच्छी रहा, बेटी अगर हमारी एक गाली देगी तो हम उसे तुरंत रोकेंगे कि बेटा ऐसे शब्द नहीं बोलते, बेटा दे देगा तो हम कुछ नहीं बोलते, कई बार एक दो बार रोका टोका फिर बहुत नहीं बोलते। तो बेटे के लालन पालन में सभ्यता संस्कृति अगर हम डालेंगे तो हमें बेटी को अकेले भेजने में कहीं डर नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात है। या फिर इसको थोड़ा सा जो आप कह रही थी, मुझे आप प्रभावित हैं महात्मा गांधी जी, गांधी परिवार से, कस्तूरबा जी के को लेकर आपने कितने व्याख्यान भी दिए हैं, कितने सेमिनार में आपने शिरकत की है, भारत और भारत के बाहर भी, मंडेला जी के देश में। बिल्कुल मैम। तो वो बोलते थे, महात्मा गांधी जी के विचार जो थे कि स्त्री को एक व्यक्ति के रूप में गिनो, तभी शायद वो अंतर कम हो पाएगा। खत्म तो मुझे नहीं लगता, मैं ये वर्ड यूज करूं कि नहीं, समय लगेगा। मैं अगला सवाल रखूं, एक सवाल और ले लेती हूँ कॉलर से। जबलपुर से हमारे साथ अशोक साहब जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। और संक्षिप्त में सवाल रखिएगा, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा। मैडम जी से कि बहुत बार पुलिस वाले कुछ गलत बोल देते हैं, तो महिला को पूछने का जो अधिकार है, महिलाओं से कोई भी बातें पूछने का अधिकार है, महिला पुलिस को है या पुरुष पुलिस को है, तो इसमें किसको पूछताछ करना चाहिए? धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया सवाल है और ये मौजूद भी है, लोगों को समझ जानना भी चाहिए। किसी भी महिला से बातचीत, पूछताछ या उनकी देखरेख कभी भी पुरुष अधिकारी को करने का अधिकार भारत के नियमों में नहीं है। हमारे देश के नियमों में किसी भी महिला से, जो थाने के अंदर की बात हो रही है, तो थाने में पुरुष नहीं महिला ही बात करेंगी। यदि किसी पुरुष को कुछ पूछताछ आवश्यक करना है, जैसे मान लीजिए कोई साइबर एक्सपर्ट है या ऐसे कोई हैं, तो उस वक्त एक महिला की उपस्थिति आवश्यक है। यानी जिससे आप पूछताछ कर रहे हैं, उस महिला के अलावे एक महिला और होनी चाहिए। वो चाहे आपकी पुलिस की आरक्षक हो, कोई पुलिस की अधिकारी हो, अथवा कोई अन्य कार्यकर्ता हो। कई बार जैसे गांव के थाने में आरक्षक नहीं होती महिला, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बुला लेते हैं, आशा कार्यकर्ता को बुला लेते हैं, कोई और महिला, कोई कर्मचारी हो उनको बुला लेते हैं, किसी समाज सेवी को बुला लेते हैं। लेकिन अन्य महिला की उपस्थिति में ही महिला से पूछताछ की जा सकती है, सिर्फ पुरुषों द्वारा नहीं की जा सकती। बिल्कुल। आप इसके पहले जो जवाब दे रही थी मैम, मेरे मन में एक सवाल उठा था, महिलाओं का विरोधी होना और साथ साथ विद्रोही होना कितना ज़रूरी है आज के दौर में, ख़ास तौर से तब जब वो इस तरह के किसी क्षेत्र को चुनती है। देखिए, मेरा ये मानना है कि विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। मतलब कोई आपके पास मुद्दा है, आपका कोई ऐसा सिद्धांत है जिसका पालन नहीं हो रहा है, या आपने जिन नियमों के तहत अपने कार्य को उठाया, अगर आप व्यावसायिक दृष्टि से कह रही हैं, तो दो चीज़ें हैं, एक व्यक्तिगत है और एक व्यावसायिक है। ठीक है। जो व्यावसायिक दृष्टि है उसमें मेरा ये मानना है कि आप जिस भी व्यवसाय में हैं, उस व्यवसाय में आपकी कुछ नीतियां निर्धारित हैं। जैसे हमारा जो है कार्य है, हमारा कार्य जो प्रशासनिक है, जो पुलिस या प्रशासन किसी से भी जुड़ा हुआ है, वो भारत के संविधान से बंधा हुआ है। सही। तो भारत के संविधान का पालन अगर नहीं हो रहा है, या कोई आपको ऐसा आदेश दे रहा है या निर्देश दे रहा है जो भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाता है, तो विरोध करना आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। विद्रोह का सवाल जहाँ तक है, तो लोकतांत्रिक देश में विद्रोह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ सबकी आवाज़ सुनी जाती है। तो जब आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, आप विरोध स्वरूप जो भी कहना चाहते हैं, आप मौखिक बोल सकते हैं, आप लिख कर दे सकते हैं, शालीनता और सभ्यता की सीमा में आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। तो जब तक कि आप किसी दूसरे की हानि नहीं कर रहे, तब तक आपको विरोध दर्ज कराने की पूरी आज़ादी हमारे संविधान ने दी हुई है। तो इस आज़ादी का आप प्रयोग करें, तो विद्रोह करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई बार विरोध करते करते भी अगर स्थितियां ना सुधरें, आप ही के उदाहरण से ले लेती हूँ, कितनी बार आपने कहा होगा कि टॉयलेट की व्यवस्था की जानी चाहिए, बहुत सुर्खियां बनी थी वो लाइन विधानसभा की। अगर मैं बात करना चाहूँ, महिलाओं की एक महत्वपूर्ण अगर देखा जाए वो व्यवस्था होती है, किसी और की भी, मनुष्य मात्र की। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपने महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मुद्दे को उठाया था, फिर आपने नाराजगी भी व्यक्त की थी महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा उठाई जाने वाली जब आवाज़ तब नहीं सुनी जा रही थी, उस नाराजगी, इसको विरोध के सुर से भी जोड़ लेती हूँ। तो आपको मैं एक बात बताऊं कि निश्चित रूप से इसका हमने ये सवाल उठाया था, और इसका फायदा ये हुआ कि लगभग हर थाने में टॉयलेट का निर्माण हो गया है। और जहां महिलाएं पदस्थ हैं वहां भी, और नहीं है वहां भी, कोई पुलिस थाना आपको नहीं मिलेगा जहां महिला
प्रसाधन गृह लिखा रहता है टॉयलेट को, जो कि सुनने में बड़ा ग्लैमरस लगता है, लेकिन दरअसल वो टॉयलेट ही है। तो हर थाने में हो गया है और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों की जिन्होंने, हम लोगों ने जब ये आवाज़ उठाई, सिर्फ मैंने नहीं, मैं वरिष्ठतम हूँ इसलिए मैं दिखती हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत सी बच्चियाँ, लड़कियाँ, महिलाएं थीं जो पुलिस में, जिनको ड्यूटियों के लिए दूर दूर जाना पड़ता है और उनको इसकी अत्यंत असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो उन सब लोगों ने के एक दबाव बना और हमारे जो नेतृत्व है उन्होंने ये निर्णय लिया और अब लगभग नहीं, एक्चुअली हर थाने में हो गया। थाने में तो 100% हो गया, कुछ कार्यालयों में अभी हो रहा है, लेकिन ये अब उस कार्य में, उस रूटीन में आ गया है। तो ये एक बहुत तो विरोध का ये फायदा हुआ। अब ये विरोध जो है, ये विरोध कोई विद्रोह नहीं था, ये विरोध था और ये विरोध मतलब दमदार विरोध था कि बहुत सारी लोगों ने मिलकर, कि एक अकेले मेरे स्वर से नहीं होता, क्योंकि मैं तो वैसे भी जिस स्तर पे हूँ मेरे लिए अलग से टॉयलेट हर जगह रहता है, तो उस स्तर की बात नहीं कर रही थी मैं, बाकी की बात कर रही थी। तो उसमें सबका जो वो है शक्ति जुड़ गई और इसको लोगों ने किया। तो मैं ये मानती हूँ कि जब आप जो, और ये तो हमारा हक है ना, बिल्कुल भाई, आप बार बार स्वच्छता की, सफाई की बात करते हैं और ये एक मौलिक चीज़ है जो आप हाइजीनिक जीवन के लिए, साफ सुथरे स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है, और आप ये नहीं करेंगे तो विरोध तो होना ही चाहिए। ये तो आश्चर्य है कि इतने दिनों तक विरोध हुआ नहीं। बिल्कुल सही बात है। अब मैं एक ऐसा सवाल रखने वाली हूँ, जो हम कहते हैं आधुनिक भारत में हम जीते हैं, महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अपना दमखम दिखा रही हैं, इसका बेहतरीन उदाहरण आप हैं, आप भी हैं। तो लेकिन फिर भी आज भी जब विवाह की जब बात आती है, पुलिस वाली से शादी, अरे देखना अपना रुतबा दिखाएगी, तो वो जो एक, मैं एक्चुअली ये अनुभव से ये बात रख रही हूँ क्योंकि मेरे भी बहुत सर्कल में महिला पुलिस हैं, और जब विवाह की बात आती है तो एक महिला पुलिस से शादी तो थोड़ा सा कतराते, थोड़ा सा दूरी हो जाती है, थोड़ी सी सोच बदल जाती है। क्या ये सही है, या आपका जवाब थोड़ा सा मार्गदर्शन कर पाएगा उस परिवार का जो अपने घर में महिला पुलिस बहू लेकर आने वाले हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो कमज़ोर पुरुष हैं, जो जिनके लालन पालन में कुछ कमी है, वो बेचारे टाइप के, वही ऐसा सोचेंगे। अगर आपके में दम है, परिवार की जड़ें गहरी हैं, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो आपकी बहू है होने वाली, वो पुलिस वाली है या ट्रक ड्राइवर, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सच है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ऐसा होता है, और ये इसलिए होता है, और कहीं भी थोड़ी भी व्यक्तित्व अगर लड़की का होता है, ये पुलिस की ही बात नहीं है, पुलिस की बात तो क्योंकि व्यक्तित्व दिखता है। अब बेल्ट कस के, वर्दी लगा के लड़की आ रही है, देख के ये अलग शानदार दिखती है, तो वो आदमी को लगता है। या ट्रक में मान लीजिए, ट्रक ड्राइवरों के बारे में मैंने सुना कि लड़कियां जो ट्रक ड्राइवर हैं उनसे शादी नहीं कोई करना चाहता, क्योंकि वो दिखता है इतना विशाल ट्रक, वो छोटी सी चला रही है तो वो कुछ होगी जोरदार। तो ये दिखता है इनको, ये अलग बात है। लेकिन कोई भी लड़की जिसके पास थोड़ा व्यक्तित्व है और जो कि अपनी बातों को थोड़ी सी गरिमा लेकिन सख्ती के साथ कह पाती है, उसको लोग पसंद नहीं करते। बेटी के रूप में पसंद करते हैं, बहू के रूप में पसंद नहीं करते। क्या आपने बात छेड़ दी है मैम। बहू के रूप की जब आपने बात की, तो आप तो उदाहरण है इस बात का। कम उम्र में जब विवाह हो गया था और ससुराल जब पहुंची, एक ऐसे मतलब माहौल से आप निकलकर ससुराल पहुंचती हैं, तो एक कश्मकश थी कि सहयोग कैसा होगा, जो कि हर महिला के, हर बेटी के अंदर होता है कि मुझे कैसा ससुराल मिलेगा। कितने सौभाग्य की बात कि शायद आपके ससुर जी ने सहयोग दिया आगे पढ़ाने के लिए, और आप जो कि समाज की सेवा करना चाहती थी, इसलिए आपने प्रशासनिक सेवा का चयन किया। वहां से वो चुनौतियों का दौर आपका शुरू हो चुका था कि किस तरह से, जब बेटी छोटी थी, या शायद मुझे जितना मैंने पढ़ा है और जाना है कि डिलीवरी के कुछ समय बाद ही एग्जाम की डेट भी आसपास थी। ना, लास्ट पेपर देने के 3 दिन बाद बच्चा डिलीवर हुआ। मैं तो जी हाँ, मैं चाहूंगी कि वो समय आप जरूर बताइए कि अगर सहयोग मिले दोनों परिवारों का, मायके का तो मिलता है, जायज है वो, माँ पिता का सहयोग, लेकिन अगर सास ससुर का भी सहयोग मिल जाए और घर के पुरुष वर्ग का सहयोग मिल जाए, तो शायद महिला जरूर एकदम। हमारा तो बहुत संयुक्त परिवार में विवाह हुआ और बहुत बड़ा परिवार था, और वहाँ पे भी मैं छोटी थी, तो ऐसा नहीं था कि, और दायित्व नहीं थे। और आप कभी विदिशा वगैरह में जहाँ मैं पदस्थ रही हूँ, वहाँ बात करेंगी तो लोग आपको बताएंगे कि लोगों को पता चल जाता था कि हमारे ससुर जी आए हैं, क्योंकि साड़ी पहनना मेरा शुरू हो जाता था, और मैंने कभी उनके सामने सर से पल्ला नहीं हटाया होगा। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो कोई बहुत पुरातन पंथी
या कूड़ मगज व्यक्ति थे। उनको जब मेरी शादी हुई तो मैं तो उस समय मैंने 12वीं की भी परीक्षा नहीं दी थी, उसके कुछ शादी के कुछ दिन बाद दी थी, और मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ था क्योंकि मैं पढ़ने में भी अच्छी थी और मैं हमेशा से थोड़ा पढ़ाई के प्रति गंभीर रही हूँ। देखो कोई भी लड़की जो आगे बढ़ना चाहती है, अगर वो अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं होगी तो उसको किसी से सहारा मांगने का अधिकार नहीं है। सही है, पहले खुद की मदद तो कर ले, खुद की मदद करो भाई, तब दूसरों से कहो। तो हम पढ़ने में अच्छे थे, रिजल्ट अच्छा हुआ, तो हमारे ससुर साहब ने उनको बहुत खुशी हुई। और क्या मैं आपसे एक अनुमति ले सकती हूँ? जी, डरते डरते लेना पड़ेगी। नहीं। लेकिन हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं, एक मुख्य मेहमान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है, उनसे चर्चा रखते हैं। और इत्तेफाक कि वो भी पुलिस से ही है। एडीजी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुलिस जो शेड्यूल जोन मध्य प्रदेश, और इनका नाम है डीसी सागर साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आप सुन ही रहे थे हमारी आवाज, अनुराधा मैम बात कर रही थी। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसी स्थिति है यहाँ? तो आप आपदा प्रबंधन की देख रहे थे विभाग को, और अब चूंकि बारिश का ही समय है तो मैं यही सवाल रख लेती हूँ, किस तरह की व्यवस्थाएं आप कर रहे हैं? ये बारिश का समय है, पर आपके समक्ष में जो एक वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं उनके समक्ष में हम बोलने के लिए बहुत ही छोटे हैं। उन्होंने काफी कुछ है हमको, तो उसी को हाजिर नाजिर मानते हुए मेरा विचार ये है जी कि जो मानसून है या मानसून नहीं भी है, तब भी यदि आप सावधानी बरतेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी। इस मानसून में या किसी मानसून में जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, उसके मूल में कारण होता है लापरवाही और अत्युत्साह। जैसे पुल पुलिया रास्ते पर आप धड़ल्ले से निकल जाते हो, पानी भरा हुआ है, पुलिस वाला होमगार्ड वाला अपनी जान जोखिम में डाल के रोक रहा, नहीं रुक रहे, और वहां खड़े होकर दिन में सेल्फी ले रहे हैं, कुछ लोग रात में भी स्टंट करते हैं, तो ये हादसे को न्योता देता है। सही बात। तो मेरा सबसे पहला आह्वान से यही निवेदन है जी कि इस प्रकार के कृत्य से बचें जिसमें आपकी जान को जोखिम। दूसरी चीज, कुछ लोगों ने अपने घर ऐसी जगह बनाए हुए हैं, नालों पर कुछ पटिया डालकर या कुछ कंक्रीट का बनाकर, जो कि नाला जब भरता है तो उनके घर को भी बहा ले जाता है। तो जो अतिक्रमण है उस पर भी विशेष ध्यान दें कि अतिक्रमण न करें। और शासन आपके लिए बहुत सी योजनाएं रखता है, तो शासन से निवेदन करें कि आपको पट्टा दें या और भी कहीं व्यवस्था करें, पर अपनी ओर से ऐसे जोखिम भरे काम ना करें। तो मेरे विचार में जनता के लिए उपयोगी होगा कि वो सावधान रहें, सतर्क रहें और दीर्घायु रहें, परिवार प्रसन्न रहे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आपसे हमें सहयोग मिले, लेकिन जब सहयोग की बात आती तो नियम तोड़ने का काम जनता ही करती है। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो बार बार नियमों को तोड़ते? कुछ चेहरे तो शायद आंखों में बस जाते हैं वहाँ के सुरक्षा कर्मियों के कि ये फिर आ गए और फिर नियमों को तोड़ेंगे, क्योंकि हाल ही में जो दुर्घटनाएं हुई हैं, हर साल होती है वो दुर्घटनाएं, फिर भी हम सबक नहीं लेते। तो क्या नियमों को कड़ा करने की जरूरत है? और थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़कर भी अगर मैं सवाल रखूं तो? नहीं, नियम तो अपनी जगह है, और नियम से ज्यादा जरूरी है कि हम समझाइश दें और जनता में एक हृदय परिवर्तन लाए। तो जनता ये महसूस करे कि ये जो व्यक्ति खड़ा है ये हमारे भले के लिए खड़ा है। कल को हमारे बच्चे या हम भी पुलिस में या होमगार्ड में भर्ती हो सकते हैं या सेना में भर्ती हो सकते हैं, यदि हमारी कोई बात नहीं मानेगा तो हमको कैसा लगेगा? तो ये जो अपने पे डाल के जनता ये देखेगी, तो सबसे बड़ी जो एक जो शिक्षा है वो है स्वयं अपने आप को इस योग्य बनाना। यदि मैं ये होता, मेरी कोई बात नहीं मानता, तो मुझे कैसे लगता? तो ये जो हमारे पुलिसकर्मी है, होमगार्ड के लोग, इवन अभी आपने देखा होगा नेमावर में, देवास में घटना हुई, जान जोखिम में डालकर हमारे जो अधिकारी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, काम करते हैं। तो जनता को समझना चाहिए कि वो भी जनता में से उद्धृत होते हैं, जनता का ये अभिन्न अंग है, उसका सम्मान करना चाहिए, उनकी ड्यूटी का सम्मान करना चाहिए। वो अपने परिवार से दूर, अपने बच्चों से दूर, आपकी सुरक्षा में, ओले में, पाले में, बारिश में, बाढ़ में, ये जन चेतना लाना बहुत जरूरी है। और जन चेतना आपके जो चैनल है, महत्वपूर्ण चैनल जो देशव्यापी है, ऐसे ही चैनलों के माध्यम से ये जन जन तक बात पहुंचेगी, तभी होगा। नियम कानून बने हुए हैं, सशक्त भी हैं, प्रभावी भी हैं, लेकिन उनका पालन करने के लिए इच्छा शक्ति जागृत करना बहुत जरूरी है। और वो फिर अवेयरनेस से आएगा। इस प्रकार का ज्ञान प्रसारण जैसे आप कर रहे हैं, या फिर और कैंपेन हम चलाएं, या फिर उदाहरण बताएं। अभी उदाहरण बताऊंगा,
कुछ वर्ष पूर्व ये मंदसौर का है, एक बहुत ही पढ़ी लिखी इंजीनियर की फैमिली आ रही थी, उनको लगा कि सेल्फी ले लें, तो सेल्फी लेने पूरा परिवार उतरा। पहले पिताजी गए, फिर उनके और रिलेटिव गए, उनके बेटी गए, ऐसा करके पूरा परिवार चेन इफेक्ट में जाकर वो नीचे से जमीन जो सड़क थी वो खिसक गई और सब साल के गाल में समा गए। बिल्कुल। तो ये उदाहरण, ऐसा उदाहरण था झकझोरने वाला, तो इससे भी सबक नहीं, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो या हमारे साथ हो, तो सावधानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी बातों को पूरे दर्शकों ने सुना है और वो जिन लोगों ने सुना है और उम्मीद करते हैं वो आपकी बात को समझेंगे और ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े हुए डीसी सागर साहब जो कि एडीजी हैं पुलिस शहडोल जोन मध्य प्रदेश। हम वापस आ जाते हैं अनुराधा मैम के पास। मैम भी सुन रही थी बातें। मैम, पुलिस जनता की दोस्त नहीं बन पाएगी क्या कभी? क्यों नहीं बन पाएगी? जैसा सागर साहब ने बहुत अच्छा कहा कि भाई उन्हें ये जनता को सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो लड़का आज होमगार्ड में या पुलिस में है वो हमारे पास ही गया है, इसी पर कहीं ना कहीं उसका कोई परिवार है, रिश्तेदार है, गांव है, वो भी तो वहीं से गया है या गई है, तो वो कोई आसमान से टपक के या किसी दूसरे देश से तो आए नहीं है। तो अगर ये सिर्फ इतना याद रखें और पुलिस वाले भी ये याद रखें कि इसी समाज से हम आए हैं, बिल्कुल सही, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। समस्या क्या हो जाती है कि हम जैसे ही किसी को कहते हैं कि आप अधिकारी हो तो वो बड़ा अधिकार संपन्न हो जाता है और अपने सिर्फ अधिकारों की चिंता करता है, कर्तव्यों की नहीं करता। और ये दोनों पक्षों के साथ है, दोनों को अपने अपने अधिकारों की चिंता है, कर्तव्यों की नहीं है। आपने बात भी कही थी कि जब हम अधिकारों कर्तव्य की, महिलाओं के अधिकारों की जब हम बात करते हैं तो अधिकार तो दूर की बात, कर्तव्य थोप दिए जाते हैं, मतलब अंतर ही नहीं समझ पाते कि अधिकार। इससे मुझे वो मूवी का डायलॉग भी याद आ गया मैम, क्योंकि जब आप पता चला कि अनुराधा मैम आने वाली तो मुझे मर्दानी याद आ गई। और जब उसने कहा था महिलाओं के अधिकारों की बात तो छोड़ दीजिए, बराबरी की बात तो छोड़ दीजिए, जो हमारा हक है वही मिल जाए वो काफ़ी है। हाँ, तो बहुत ही तो ये जो समस्या है देखिए, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं हमारा पुलिस के प्रशिक्षण में कि हम पुलिस वालों को ये सॉफ्ट स्किल्स दें। अब पिछले लगभग 10-1 साल से ये शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे ये आ रहा है, समय लगेगा। और समाज में मुझे लगता है कि जैसे जैसे खासकर ऑडियो विजुअल मीडिया का बहुत ज़्यादा फैलाव हो गया, तो उसके चलते धीरे धीरे लोगों में एक पारदर्शिता एक चीज़ हो गई। तो पारदर्शिता के कारण भी मुझे लगता है कि पुलिस वालों पर थोड़ा दबाव भी बनेगा, भय बिन होई न प्रीति। तो थोड़ा ये भी हो गया कि बहुत सारे आप देख रहे होंगे इस बीच में पुलिस वालों की कोई गलत हरकत होती है उस पर तुरंत वायरल हो जाता है और कार्रवाई हो जाती है। तो ये भी कुछ ना कुछ सुधार लाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि समाज के लिए भी ये बहुत आवश्यक है समझना कि हमारे उनके खुद के अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं। जैसे सागर साहब ने कहा भाई आप नियम तोड़ के सारे काम कर रहे हो और कल आप कह रहे हो मुझे ये नहीं दिया। तो अब हम जब हम अपने आप को सही नहीं रखेंगे तो हम दूसरे पे उंगली कैसे उठाएंगे? सही बात। तो ये ज़रूरी है, धीरे धीरे होगा। मुझे लगता है कि काफ़ी परिवर्तन आया है। जो पहले पुलिस से जो भय था वो थोड़ा कम हुआ है। नई पीढ़ी अभी पुलिस से उतना नहीं डरती है, रिपोर्ट भी कर देती है, फीडबैक भी दे देती है। अब वो जो पुरानी पीढ़ी के लोग, पुराने ग्रामीण लोगों से आप पूछिए तो बेचारे थाने डर के मारे जाते ही नहीं थे। जो भी होता था गाँव में सल्टा लेते थे। कई बार गाँव में एक दादा होता था वही सब चीज़ें सल्टा देता था। तो वो भी परिस्थितियां बदल रही हैं अब, मुझे तो ऐसा लगता है। बिल्कुल मैम, हमारे साथ कॉलर जुड़ते चले जा रहे हैं। जबलपुर से कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और वो क्या सवाल रखेंगे मैं सीधे उन्हीं से जानती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका और तेज आवाज में अपना सवाल संक्षिप्त में रखिए। हेलो मैम, नमस्ते जी। हमारी पड़ोसी की शिकायत पर हमारी घर की रजिस्ट्री और घर का नक्शा थाने में जमा करा दिया गया था, फोटोकॉपी। तो क्या पुलिस वालों को ये अधिकार है कि वो रजिस्ट्री कॉपी और नक्शा जमा कराएं? क्या बताएं? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जब किसी एक इंडिविजुअल केस पे कमेंट करना पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे पूरे फैक्ट्स नहीं मालूम, ठीक है, कि पूरी शिकायत क्या है, दोनों तरफ की क्या बात है। आमतौर पर जो इस तरह के विवाद होते हैं तो उसमें सभी पक्षों का, उभय पक्ष का जानकारी ली जाती है। तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल केस पे
बिना फैक्ट के कैसे? अगर मैं ये सवाल रख लूँ, इनके सवाल को थोड़ा सा आसान कर देते हैं कि क्या पुलिस को ये अधिकार होता है कि किसी भी परिवार के किसी भी वजह से किसी भी विवाद जो भी आया होगा उनके अंतर्गत वो रजिस्ट्री के कागजात या किसी भी तरह का ऐसा डॉक्यूमेंट रख सकते हैं पुलिस वाले? नहीं, रख नहीं सकते हैं। अगर वो कोई जांच कर रहे हैं और उस जांच के दौरान किसी कागजात की आवश्यकता है, किसी भी प्रकार के कागजात की, तो वो उन कागजात की कॉपी मांग ही सकते हैं निश्चित रूप से। क्योंकि जांच, मान लीजिए कि दो पति पत्नी में विवाद हो रहा है और कह रहे हैं कि हमारी शादी नहीं हुई, एक कह रहा है हमारी शादी हुई, तो वो शादी के कागजात मांग सकता है। निजी कागज है वो, लेकिन वो मांग सकते हैं कि भाई आप प्रमाणित करो कि आपका विवाह हुआ, कि झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो जांच, किसी भी विषय पे जांच हो सकती है और जांच के लिए जो मुफीद कागजात हैं वो पुलिस मांग सकती है। लेकिन पर्टिकुलरली किसी के बारे में कहना ये उचित इसलिए नहीं होगा क्योंकि पुलिस की समस्त कार्रवाई न्यायालय के अधीन होती है। तो कोई भी चीज़ पे, इंडिविजुअल केस पे किसी को नहीं कमेंट करना चाहिए, किसी भी अधिकारी भी हो, कोई भी हो, क्योंकि वो न्यायालय के अधीन कार्रवाई होती। कोई भी पुलिस की कार्रवाई ऐसी नहीं होती जो न्यायालय के अधीन ना हो। आपको लगता है कि नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी पुलिस व्यवस्था न्याय व्यवस्था के अधीन है। तो इसलिए इसको ऐसे नहीं मैं कुछ कह सकती, जब तक पूरा मुद्दा ना पता हो। जी हाँ, बिल्कुल नहीं कह सकती। मैम, चूंकि महिला पुलिसकर्मी की चर्चा कर रहे थे हम, तो एक सवाल ऐसा उठा जो शायद आंखों देखा हाल कहा जा सकता है। जब ट्रैफिक पुलिस होती है महिला और वो खड़ी होती है ट्रैफिक को संभालने के लिए, तो बहुत ही लाइटली लिया जाता है। मतलब ये, अब मैंने कहा आंखों देखा हाल, मैं दूर नहीं जाती, हम अपनी राजधानी की बात करें तो इतना सीरियसली नहीं लिया जाता कि हाँ महिला है, आराम से बच के निकला जा सकता है। वहीं अगर पुलिस पुरुष के रूप में खड़ी होगी तो एक डर अपने आप पैदा हो जाएगा कि अरे पकड़ के डंडा ना मार दे। तो वो जो सोच है लोगों की, इस सोच से बाहर कैसे निकला जाएगा? तो क्या महिला अपनी कदकाठी को लेकर या वो महिला है ये सोचते हुए सारी जिंदगी को बिता दे? भाई देखिए, दो बातें उसमें बड़ी मजेदार हैं। आपने जो बात कही, पहली बात तो ये है कि पुरुषों की इमेज बहुत खराब है ना? आप ये सोचते हैं कि वो डंडा मारेगा, है ना? दूसरी बात ये है कि जनता क्या अपने को भैंस समझती है कि मार डंडा खाने पे ही सुधरेगी? क्या बात है मैम, है ना? हाँ। कि भाई आप एक सभ्य समाज में रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो? हाँ। यानी आप पुरुष से इसलिए डर रहे हो क्योंकि वो डंडा मारेगा, तो मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? आप कोई भैंस हो? आपको सुधारने के लिए डंडे की जरूरत क्या है? एक सभ्य समाज में नियम कायदे से समाज चलेगा ना, उसमें वहाँ पुरुष हो कि स्त्री हो कि बकरी हो, क्या फर्क पड़ता है? जो उस पद पे है, उस पद का, उस गरिमा का आपको सम्मान करना है, वो जहाँ खड़ा है, ना कि आपको उसका कि उसके डंडे का सम्मान करना है। यानी आप पुरुष का सम्मान नहीं कर रहे, आप पुरुष से नहीं डर रहे, आप डंडे से डर रहे हैं। तो अगर आप डंडे से डर रहे तो डंडा ही मिलेगा आपको। लेकिन मेरा ये मानना है कि लड़कियों को इन ऐसे कारणों से लड़कियों को पुरुष नहीं बनना चाहिए, एक बुरा पुरुष नहीं बनना चाहिए, एक बुरे पुरुष के खाके में अपने को नहीं लाना चाहिए। क्योंकि लड़कियां का, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया, लड़कियों का लालन पालन भारतीय परिवारों में बेहतर होता है और हम अपने बेहतर लालन पालन को झुठलाएं नहीं। माता पिता ने जो हमें सभ्यता के, सौम्यता के संस्कार दिए हैं, शिष्टाचार दिया है, हम उसे छोड़े नहीं और हम कानूनी कार्रवाई करें। अब तो इतनी बढ़िया बात हो गई, अब तो सब जगह कैमरे लग गए हैं, सही बात, ठीक है ना? तो आप तो अगर कोई इस तरह का जाता है तो बस देख लीजिए, वक्त नोट कर लीजिए, उस कैमरे में वो भला आदमी जो गया था घर में पहुंचेगा ना, जब घर में चस्पा होगा चालान तब समझ में आएगा। वहां तो केवल डंडा खा के छूट जाओगे, लेकिन यहाँ तो चालान घर पे पहुंचेगा। तो अगर लड़कियां व्यावसायिक रूप से दक्ष होंगी तो उनका भी भय होगा। व्यावसायिक दक्षता से लोगों को डर लगता है, असल में सबसे ज्यादा डर उससे लगता है। आप किसी को 2 डंडे मार के छोड़ दीजिए, दूसरे दिन उसका डर गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी पे मुकदमा कर दीजिए, उसको कोर्ट का समन आ जाएगा, तब देखिए जो उसकी नींद उड़ती है। फिर वो 4 रिश्तेदारों पकड़ के लाता है, कहीं माफ करा दो साहब, हमारा ऐसा नहीं था, ये नहीं था, केस खत्म करा दो, करता है ना। तो ज्यादा डंडे से ज्यादा भय कलम का है। तो लड़कियों के पास कलम है, प्रोफेशनली केपेबल हो, अपनी तैयारी अच्छी करें और दक्षता से काम करें, उनका भय बनेगा। बिल्कुल, दक्षता की बात कर रहे थे हम, तो वो सवाल तो मैं रखूंगी जो मेरे मन में अभी उठा है, लेकिन कॉलर जुड़ते चले जा रहे हैं। प्रदीप जी हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भोपाल से। प्रदीप जी स्वागत है और सवाल रखिएगा। मैं आपका प्रबंधन पर ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह से बारिश बढ़ रही है और जिस तरह से भोपाल में भी, हमने दिल्ली में भी देखा, तो भोपाल में हम आपका प्रबंधन और उससे संबंधित चीजों पर क्या प्रयास कर रहे हैं और किस तरह से इस क्षेत्र में कार्य करने पर भोपाल में हम सुरक्षा की चीजों को ले रहे हैं? शुक्रिया।
जी, अब ये तो मूलतः उनको जो भोपाल पुलिस में काम कर रहे हैं वो आपको बता पाएंगे, लेकिन जो सामान्य प्रक्रिया है वो मैं आपको बता रही हूँ कि हर थाने में जहाँ पर भी पानी का बड़ा जमाव होता है, जैसे नदी हो या तालाब हो, तो उसके आसपास के हर थाने में गोताखोरों की सूची होती है। तो अगर कोई, जैसे मान लो कभी कोई डूबने लगे या बाढ़ की परिस्थिति हो, तो उन गोताखोरों को सामने लाया जाता है। और हमारे पास स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स है, SDRF। तो SDRF का मुख्यालय यहीं छोटे तालाब के बगल में है, और अच्छा बहुत ही वेल ट्रेन्ड बल है उसका, वो उपलब्ध है कभी ऐसा कुछ होता है तो। जल जमाव का जहाँ तक सवाल है तो वो पुलिस का काम नहीं है, वो काम अन्य विभागों का है, जो नगरीय प्रशासन देखते हैं या जो ग्रामीण प्रशासन, अलग अलग क्षेत्रों के लिए उनका काम है। लेकिन पुलिस का जो कार्य है वो आपदा में बचाव का कार्य है, जो पुलिस के साथ होमगार्ड करती है। और होमगार्ड और पुलिस दोनों बिल्कुल तैयारी से, अभी इस मौसम में पहले से ही तैयारी से रहते हैं। उनके पास सामान भी है, बोट्स वगैरह सब कुछ है, और बचाव की सामग्री है, तो वो पूरी तैयारी से। शायद आप दक्षता की हम बात कर रहे थे, नर्म दिली की हम बात कर रहे थे, जो आप औरतों के संस्कार या परिवार से मिली सौम्यता की आप बात कर रही थी, उसी सौम्यता का नतीजा है आपके व्यक्तित्व में जो झलकता है बीच बीच में। चाहे आप विदिशा की तरफ जब गई हो दौरे पर, उसके नज़दीक किसी गांव में, और पुलिस कर्मियों को उस पत्थर वाले मकान में रहते हुए देखा हो, तो आपने उनकी तकलीफ़ को समझा। तो ये जो आप बीच बीच में आम लोगों के लिए तो करना शायद सेवा वाली बात की जाए, लेकिन अपने ही विभाग में रह के, पहले अपने विभाग कहते ना, पहले घर में दीपक जला लें, फिर हम समाज सेवा कर लेंगे निकल कर। तो ये जो आप जिम्मेदारी निभाती अपने ही विभाग में रहकर, उसको सुधारने के लिए भी और उसके सहयोग के लिए भी। देखिए, मेरा ये मानना है कि पुलिस विभाग, एक मजाक क्या करते हैं पुलिस विभाग में लोग कि एक लड़का चौराहे पे खड़ा था, ये समझो कमला पार्क पे खड़ा था भोपाल में, तो सामने से उसके एक मर्डर का आरोपी भागा जिसका कि वारंट था, लेकिन तालाब में कोई डूब रहा था और पीछे वाले उधर जिनसी तरफ मकान में आग लगी हुई थी, ठीक है। और दो लड़के सामने झगड़ा करने लग गए, एक लड़की का कोई दुपट्टा छीन के भागने लगा। अब वो पहले क्या करे, ठीक है। तो ये सवाल पूछा तो सिपाही ने कहा कि मैं अपना बेल्ट और टोपी वहीं रख दूंगा और घर चला जाऊंगा, क्योंकि कुछ भी करूंगा तो भी वो हर जगह मौजूद नहीं हो पाएगा, उसकी प्रशंसा नहीं होगी, जो नहीं कर पाऊंगा उसकी निंदा होगी। तो पुलिस वाला भयंकर तनाव और दबाव में रहता है। तो मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से बाकी सेवा हमारा कार्य है और हमको करना ही चाहिए, लेकिन वहाँ सेवा करने से पहले हम एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में अपने कर्मचारियों के गार्जियन भी हैं, उनका भी काम हमें देखना है। तो वो कैसे रहते हैं, क्या भोजन करते हैं, स्वास्थ्य कैसा है, तो इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ये कभी कभी की सौम्यता नहीं है, ये लगातार, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पुलिस में जब ऑपरेशनल लेवल पे हम काम करते हैं, जैसे ये भाई साहब ने पूछा कि अभी बाढ़ आएगी या बारिश आ जाएगी तो क्या होगा, तो वो हम अकेली कोई, मैं अगर मान लीजिए मैं DIG भोपाल थी जब बड़ी बाढ़ आई थी भोपाल में, आपको याद होगा 2006 वाली, तो उस समय मैं अकेली तो नहीं जाके चली गई, या कलेक्टर या SP तो नहीं चले गए, हमारी पूरी टीम चली गई। तो हम उस टीम के हिस्सा हो जाते हैं। उस वक्त जब रोड पे खड़े होते हैं, कोई झगड़ा हो रहा है, कोई आपदा आ गई, कुछ भी हो गया, भूकंप हो गया, उस वक्त हम सब इकट्ठे होकर काम करते हैं। तब क्या सिपाही, क्या DGP, सब एक ही होते हैं, क्योंकि उस वक्त एक मनुष्य होता है, एक जीव होता है। तो हमें इसलिए उस टीम के सदस्य के रूप में काम करना चाहिए। हम उस टीम में अधिक अधिकार प्राप्त सदस्य हो सकते हैं, लेकिन हम उस टीम में बेहतर हैं ये ज़रूरी नहीं है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उस टीम के सदस्य हम हैं, इसलिए उस टीम का ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए ये मैं सबको कहती हूँ ये बात, और हमारे बहुत से अधिकारी ऐसे हैं भी, अधिकांश अधिकारी ऐसे ही हैं जो अपनी टीम का ख्याल रखते हैं, नहीं तो फिर टीम खड़ी ही नहीं हो पाती। लोग कम हैं, काम ज़्यादा है, जनता जो अपनी वो है क्या कहते हैं जनसंख्या, वो बहुत है, और कर्मचारियों की संख्या कम है, पुलिस के अधिकारियों की संख्या कम है, तो उतने में ही बनाना पड़ता है, चलाना पड़ता है। देखिए ना कि महिलाओं की उपस्थिति बहुत अच्छी हो, शायद इसीलिए प्रदेश सरकार भी पूरी कोशिश कर रही थी, 30% छूट भी दे दी है अब कि मतलब आरक्षण रहेगा महिला में, महिला पुलिसकर्मी के लिए, तो इस विभाग में महिलाओं के लिए तो वाकई बहुत। और जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ मैम, 950 महिला ऊर्जा डेस्क की स्थापना भी हुई है। तो कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी शुरुआत हो रही है, बहुत। तो उस शुरुआत का हिस्सा बनने के लिए, मतलब अब मैं बात कर देती हूँ उन महिलाओं की, क्योंकि अब इतनी कोशिश जब सरकार कर रही है,
तो क्या उस ओर भी ध्यान जाता है जब छोटे छोटे से वीडियोस वायरल होते हैं और वो वीडियोस एक महिला पुलिसकर्मी की दयनीयता बोलना चाहिए, दयनीय स्थिति को दर्शाते हैं ये कहना चाहिए, या वास्तविकता दर्शाते हैं ये कहना चाहिए? ये मैं आपसे ही ले लूँगी इसका जवाब कि एक महिला ट्रैफिक पुलिस कर्मी है वो, और अपने बच्चे, छोटे बच्चे को ली हुई है, झूला उसने साइड में लगा रखा है, लेकिन वो व्यवस्थाएं संभाल रही है, अपनी ड्यूटी पर डटी हुई है, दोनों ड्यूटी पर डटी हुई है, एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के तौर पर और एक माँ के रूप में। देखिए, ये हमारा देश है जिसने मातृत्व को इतना बड़ा तमाशा बना दिया है। अभी आपने अगर आप गूगल करेंगी, यूट्यूब पे जाएंगी तो आप देखेंगी कि ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में तो प्राइम मिनिस्टर अपने बच्चे को लेकर के आती थी, है ना। जैसिंडा आर्डर्न जो थी वो अपने बच्चे को लेकर आती थी, अपना काम करती थी। ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा कई सारी ऐसी युवा लड़कियां हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो अपने अपने बच्चों को लेकर आती हैं। तो मातृत्व तो एक बहुत ही प्राकृतिक प्रक्रिया है और मातृत्व का कोई विकल्प नहीं है, माँ का कोई विकल्प नहीं है। जब खासकर बच्चा दूध पीता हो या बहुत छोटा हो तो माँ का क्या विकल्प है? पिता उसकी देखभाल कर सकता है, पिता उसकी नैपी बदल दे सकता है, लेकिन पिता दूध नहीं पिला सकता, माँ की जगह नहीं ले पाएगा। हाँ, माँ की जगह कोई ही नहीं ले सकता, तो निर्विकल्प है वो। तो ऐसे कार्य को हमको इज्जत देना चाहिए, न कि उसको दयनीयता मानना चाहिए। ये तो प्रतिष्ठा की चीज है, गर्व का विषय है। तो एकदम आपको ये गर्व होना चाहिए कि हमने एक नया सृजन किया और वो इतना सुंदर सृजन मेरे साथ रहेगा मेरे कार्य के क्षेत्र में। हाँ। तो अभी हमने एक कार्य किया है, वो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो लड़कियां पुलिस में आती हैं, कांस्टेबल हों, सब इंस्पेक्टर हों अथवा डीवाईएसपी हों, कई हैं ऐसी जो जिनकी परिस्थिति मेरे जैसी है कि विवाह हो गया, बच्चे हो गए, तब नौकरी में आए। तो उनके बच्चों को कई बार इतने छोटे होते हैं कि वो घर पे छोड़ नहीं पाती, या कई बार ऐसा होता है कि घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि बच्चे को छोड़ पाए। तो हमने उनके लिए ट्रेनिंग स्कूलों में ऐसे अलग विंग की व्यवस्था की है जहां वो अपने साथ महिला केयर टेकर को लेकर आ सकती हैं बच्चे के साथ। अगर आपकी कभी इच्छा हो तो इनफैक्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा, इंदौर जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है हमारा, उसमें महिलाओं की ही ट्रेनिंग होती है। अभी भी वहाँ लगभग 1200-1300 लड़कियाँ कांस्टेबल ट्रेनिंग पा रही हैं। वहाँ हमने वात्सल्य करके एक अलग विंग बना दिया। वहाँ पे एसपी थी हितिका वासल, अभी हैं यांगचेन भूटिया, दोनों ही बहुत सेंसिटिव लड़कियाँ, दोनों एसपी, और इन लोगों ने उसको मेंटेन किया। और वहाँ महिलाएं, अब इसी तरह भौरी में जो पुलिस अकादमी है तो वहाँ डीएसपीओ की ट्रेनिंग हो रही थी, तो उसमें 2 लड़कियों ने अपने बच्चे लेकर आई थी, एक के साथ में माँ थी, दूसरे के साथ सास थी। तो एक दिन हम ऐसे ही गए देखने के लिए कि कैसा क्या चल रहा है ट्रेनिंग वगैरह। तो वो सासू माँ धूप में बैठी थी, ठंड का वक्त था, तो मुझे किसी ने कहा कि वो फला फला जो अपनी प्रोबेशनर है उसकी सास है। तो मैं गई, मैंने कहा नमस्ते माता जी, तो उन्होंने कहा नमस्ते जी। मैंने कहा कैसी हैं? तो बोली अच्छो चल रहा हो हमारी ट्रेनिंग। बहुत बढ़िया। तो मैं ये कह रही हूँ, वो सास ने कितना सुंदर स्वीकार किया, क्योंकि वो वहाँ ट्रेनिंग कॉलेज में अपनी बहू के साथ आई और उसने देखा कि क्या कठिनाई है, बिल्कुल कितना दुर्धर्ष ट्रेनिंग है पुलिस का। तो उसने उसको हमेशा के लिए अपनी बहू के लिए कितनी इज्जत हुई। तो वो सास, वो पति, तो ये हमने ये चीज शुरू की है। और इसके बारे में हमने शिमला में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था महिला पुलिस अधिकारियों का, वहाँ हमने जब बताया तो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बहुत प्रशंसा हुई और ये हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर अब इसे सब जगह लागू किया जाए। मैम, एक सवाल के बिना मैं कार्यक्रम समाप्ति की अनुमति नहीं लूँगी। आप कस्तूरबा गांधी जी पर काफ़ी बोलती हैं जी, तो बा से ऐसे कैसे प्रभावित हैं आप? ऐसी कौन सा उनका व्यक्तित्व का ऐसा कौन सा पहलू है जो आपको बहुत आकर्षित कर गया? देखिए, बा का तो अद्भुत व्यक्तित्व है। बा महात्मा गांधी की सहेली थी, पत्नी तो थी ही, क्योंकि वो उसी उम्र की थी, थोड़ी 6 महीने बड़ी ही थी। और वो साथ में बड़े हुए दोनों के दोनों। 6.5-7 साल की उम्र से ही मंगनी हो गई थी, तब से जानते थे। 12 साल की उम्र में शादी हो गई और साथ में बड़े हुए। और महात्मा गांधी के निर्माण में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। मैं ये मानती हूँ कि 3 महिलाओं ने उनका निर्माण किया। एक उनकी माँ ने, एक उनकी दाई जो देखती थी उनको, और एक उनकी सहयोगी, साथी, मित्र, पत्नी कस्तूरबा ने, और दोनों ने एक दूसरे का निर्माण किया। तो वो बहुत विलक्षण व्यक्तित्व है। दूसरी बात यह है कि मेरा मानना है कि चूंकि इतिहास पुरुष लिखते हैं तो वो स्त्रियों के योगदान के ऊपर चर्चा नहीं करते। आपको ध्यान नहीं रहता कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ पुरुषों से नहीं लड़ा गया। बिल्कुल सही है ना। जब आप नमक सत्याग्रह का चित्र देखते हैं तो सरोजिनी नायडू के माथे से खून बहता हुआ दिखता है। पुरुष को लाठी नहीं लग रही है वहाँ,
सरोजिनी जी को लग रही है। तो जो महिलाओं का योगदान है, जो मातंगिनी हाजरा जब तक के थाने पे झंडा नहीं फहरा देती, 3 गोलियां खाने के बाद गिरती है। वो 3 गोलियां मारी अंग्रेजों ने जब वो जो भारत छोड़ो जाकर उसने लगाया। तो ये 72 साल की थी, वो उसे बूढ़ी गांधी कहते, 72 साल की बूढ़ी महिला। तो इन योगदानों के बारे में चर्चा होनी चाहिए और शुरुआत कस्तूरबा से होनी चाहिए, इसलिए मैं कस्तूरबा पर बोलती हूँ। जाने से पहले मैं पूरी बातचीत ही सुझावों से भरी थी, सलाह से भरी हुई थी, बहुत खूबसूरत बातचीत, बहुत दिमाग में मेरे घर कर गई है, तो दर्शकों पर तो प्रभाव छोड़ा ही होगा। क्या कहना चाहेंगी, कोई ऐसा पहलू शायद जो मेरे सवालों में ना आ पाया हो? देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, फैज़ की 2 लाइनें हैं लड़कियों के लिए कि तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है। बिल्कुल, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। और एक और बहुत खूबसूरत सी मुझे बात थी जो कहीं मैंने पढ़ा था, आप मूल मंत्र की, किसी ने आपसे सवाल किया कि मैम आपका मूल मंत्र क्या है, तो आपने कहा था आपके चेहरे पर खुशी देखना। बिल्कुल सही, शायद इसी मकसद के साथ आप आगे बढ़ रही हैं। समय इजाज़त कह रहा है समय मुझसे कि अब मैं आपसे इजाज़त ले लूं। धन्यवाद के साथ दूरदर्शन परिवार आपका बहुत धन्यवाद करता है मैम। मैं दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि कितने व्यस्ततम शेड्यूल से सिर्फ आपके लिए मैम यहाँ आई थी, तो हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया मैम। फिर किसी रोज़ नए सवालों के साथ मैं उम्मीद करती हूँ मैं आपसे फिर मिलूंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, और जाने से पहले फीडबैक ज़रूर दीजिएगा DDO/DDK/bpl@prasarbharati.gov.in पर, और रात 8 बजे ये रिपीट भी होगा, तो जो लोग छूट गए होंगे अभी, वो रात में 8 बजे इस पूरी बातचीत को फिर से सुन पाएंगे, इस लम्हे को फिर से जी पाएंगे। तो फिलहाल के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुझे यहीं दीजिए इजाज़त। थैंक यू।